युवाओं, नौजवानों को पकौड़ा तलने की और चाय बेचने की नसीहत देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में सशक्त विपक्ष के सामने खुद पकौड़ा तलने के लिए मजबूर हो गए हैं और उनके साथ ही 239 बीजेपी के सांसद चाय बेच रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 2024 के चुनाव में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही थी और 240 पर आकर के सिमट गई, विपक्ष एक मजबूत कड़ी के रूप में उभर करके सामने आया है। अब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम डरे डरे और सहमे सहमे से नजर आते हैं। हर मुद्दे पर चुपचाप ऐसा कुछ बोल देते हैं जो देश के नौजवानों का मन भटकने लगता है। और इस बीच नीट लीक मामले में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है वो अप्रत्याशित रूप से देखने को मिल रहा है। हर मुद्दे पर अब वो कैसे बोलेंगे ये तय करेगा लोकसभा में सशक्त विपक्ष। दोस्तों आपको हम बता दें कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष की तो छुट्टी कर दी है। लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित है और जैसे ही सोमवार को लोकसभा शुरू होगा नीट लीक मामले को विपक्ष जोर शोर से उठाएगा। अब देखा जाए कि सोमवार को प्रधानमंत्री नीट लीक मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। दोस्तों देवगौड़ा की अपील पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी ही नहीं तोड़ी और उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया। देवगौड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया। राज्यसभा में प्रमोद तिवारी को भी नहीं बोलने दिया गया। अब देखना है कि सोमवार को प्रधानमंत्री क्या वक्तव्य देते हैं और देते भी हैं कि नहीं देते हैं। इस बीच दोस्तों द हिंदू के आज के अंक में देश की सशक्त नेता सोनिया गांधी का एक लेख प्रकाशित होता है जिसे मैं आपको क्रमवार बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें 8 मुद्दों पर सोनिया गांधी ने अपना लेख लिखा है और कहा है कि प्रधानमंत्री सर्वसम्मत का तो उपदेश देते हैं लेकिन विपक्ष को टकराव करने की भी राह खोल कर रखते हैं। इससे प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं देश में युवाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए, ये एक अहम मुद्दा है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि द हिंदू में जो सोनिया गांधी ने लेख लिखा है उसका मैं हिंदी रूपांतर आपको पढ़कर के सुनाऊंगा और उस पर चर्चा भी करूंगा। दोस्तों सोनिया गांधी ने लिखा है 4 जून 2024 को हमारे देश के मतदाताओं ने स्पष्ट और जोरदार ढंग से अपना फैसला सुनाया। यह एक ऐसे प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत था जिसने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को दैवी ऊर्जा दिया था। इस फैसले को न केवल ऐसे दिखावों को नकार दिया बल्कि विभाजनकारी कलह और घृणा की राजनीति को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। श्री नरेंद्र मोदी के शासन की प्रवृत्ति और शैली दोनों को नकार दिया है। मतलब उनका है, सोनिया गांधी का मंतव्य है कि उन्हें स्पष्ट जनाधार नहीं मिला और बैसाखी पर इस वक्त देश की सरकार चल रही है। आगे उन्होंने लिखा सामंजस्य तो पूरा विलुप्त हो गया है। सोनिया गांधी आगे लिखती हैं फिर भी प्रधानमंत्री ऐसे ही बने हुए हैं जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है। वे सर्वसम्मत के मूल्यों का उपदेश देते हैं लेकिन टकराव को महत्व देते हैं। इस बात का जरा भी सबूत नहीं है कि वे चुनावी नतीजों से सहमत हैं या जनादेश को समझ पाए हैं और लाखों मतदाताओं द्वारा उन्हें भेजे गए संदेश पर विचार किया है। 18वीं लोकसभा के कुछ दिन पहले दुखद रूप से उत्साहित नहीं है। कोई भी उम्मीद कि हम कोई बदला हुआ रवैया देख पाएंगे धराशायी हो गई है। कोई भी उम्मीद
कि आपसी सम्मान और सामंजस्य की नई भावना अकेले सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा, झूठी साबित हुई है। मतलब सोनिया गांधी का कहना यह है कि जिस तरह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है, 240 पर संतोष करना पड़ा है, 400 सीट नहीं पार कर पाए हैं, इसमें नरेंद्र मोदी के अंदर बहुत बदलाव देखा जाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। आगे सोनिया गांधी लिखती हैं, मैं पाठकों को याद दिलाना चाहूंगी कि जब प्रधानमंत्री के दूतों ने अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मत से सहमति मांगी थी तो इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने उनसे क्या कहा था। जवाब सरल और सीधा था। हमने कहा कि हम सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह उचित और अपेक्षित था कि उपाध्यक्ष पद विपक्ष के लिए सदस्य को दिया जाएगा। यह पूरी तरह से उचित अनुरोध उस शासन द्वारा अस्वीकार पाया गया, जिसने जैसा कि स्मरणीय है कि 17वीं लोकसभा में उपाध्यक्ष का तो संवैधानिक पद ही खत्म कर दिया था नरेंद्र मोदी ने। और राजनाथ सिंह ने आगे कहा था कि अगर विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुनता है तो उपाध्यक्ष का पद उसे दिया जाएगा, लेकिन वो गैर कांग्रेसी होना चाहिए। तो ये शर्त क्यों थी? इससे स्पष्ट होता है कि सरकार एक तरफ तो सहमति चाहती है और दूसरी तरफ टकराव बनाए रखना चाहती है। सोनिया गांधी ने आगे लिखा, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी द्वारा आपातकाल को फिर से उठाया गया, आश्चर्यजनक रूप से, यहां तक कि अध्यक्ष द्वारा भी, जिनका रुख सख्त निष्पक्षता के अलावा किसी भी सार्वजनिक राजनीतिक रुख के साथ असंगत है। संविधान और उसके आधारभूत सिद्धांतों और मूल्यों, उनके द्वारा निर्मित और सशक्त किए गए संस्थानों पर हमले को ध्यान हटाने का यह प्रयास संसद के सुचारू संचालन के लिए अच्छा नहीं था। मतलब कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जिस तरह से आपातकाल पर बयान दे रहे थे और निंदा कर रहे थे, उससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री विपक्ष से समझौता नहीं, विपक्ष से सहमति नहीं, टकराव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और यह टकराव संसद के लिए, देश के लिए निश्चित रूप से खतरनाक है। लेख में प्रधानमंत्री के विरुद्ध लिखते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह इतिहास का एक तथ्य है कि मार्च 2077 में हमारे देश के लोगों ने आपातकाल पर एक स्पष्ट फैसला दिया था, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था। यह भी उस इतिहास का एक हिस्सा है कि 3 साल से भी कम समय बाद वह पार्टी जिसे मार्च 2077 में पराजित किया गया था, सत्ता में वापस आ गई और उसे श्री मोदी और उनकी पार्टी ने कभी भी बहुमत हासिल नहीं किया। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपातकाल गलत था तो देश की जनता ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया था, लेकिन आपातकाल खत्म होते ही जैसे ही चुनाव हुआ, वैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी फिर सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता में आई और आज देश उस आपातकाल को भूल चुका है। तो फिर लोकसभा में आपातकाल की याद दिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या विपक्ष से या विपक्ष पर हमलावर नहीं हो रहे हैं? क्या नहीं लगता है कि वो सहमति नहीं बना रहे हैं, युद्ध छेड़ रहे हैं? दोस्तों, चौथी बात जो अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि हमें भविष्य की ओर देखना होगा। संसद की सुरक्षा के एक निंदनीय उल्लंघन पर चर्चा की वैध मांग कर रहे 146 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया। एक तरीका था कि बिना किसी चर्चा के 3 दूरगामी आपराधिक न्याय कानून पारित किया जा सके। मतलब इन 146 सांसदों को इसलिए बाहर किया गया था क्योंकि सर्वसम्मत से वो जो 3 आपराधिक कानून पारित किए हैं वो किसी तरीके से पारित किया जा सके। उन्होंने आगे लिखा है, कोई कानूनी विशेषज्ञों और कोई अन्य लोगों ने इन कानूनों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। क्या इन कानूनों को तब तक स्थगित नहीं रखा जाना चाहिए
जब तक कि वे स्वीकृत संसदीय प्रथा के अनुसार और विशेष रूप से 2024 के चुनाव फैसले के बाद से पूरी संसदीय जांच से गुजर न जाए। इसी तरह पिछले साल संसद में हंगामा और अराजकता के दौरान वन संरक्षण और जैविक विविधता संरक्षण वन कानूनों में संशोधन किए गए थे। ग्रेट निकोबार परियोजना को आगे बढ़ाने के साथ ही एक पारिस्थितिक जन्य और मानवीय आपदा पर हमारा इंतजार कर रही है। क्या इन पर भी प्रधानमंत्री के सर्वसम्मत और पूर्ण और चर्चा के बाद कानूनों को पारित कराने की इच्छा को सार्थक बनाने के लिए फिर से विचार नहीं किया जाना चाहिए? मतलब कहने का यह है कि जिस तरह से पिछली सरकार ने 146 सांसदों को निलंबित करके बाहर कर दिया था, वो केवल यही कारण था कि तमाम जो ये कानून थे उनमें वो परिवर्तन कर सके, वन संरक्षण और निकोबार परियोजना को पारित करा सके। तो एक ही तरीका था कि पहले विपक्ष को बाहर कर दो, और वो प्रवृत्ति अभी तक प्रधानमंत्री बदल नहीं पा रहे हैं, उस मानसिकता से निकल नहीं पा रहे हैं। सोनिया गांधी ने आगे कहा, हिंदू में लिखा, राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट घोटाले पर जिसने हमारे लाखों युवाओं के जीवन पर कहर बरपाया है, शिक्षा मंत्री की तत्काल प्रतिक्रिया यह थी कि जो कुछ हुआ उसकी गंभीरता को नकार दिया जाए। प्रधानमंत्री जो अपनी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, देश भर में इतने सारे परिवारों को तबाह करने वाली लीक पर स्पष्ट रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। अपरिहार्य उच्च शक्ति समितियां गठित की गई हैं, लेकिन असल मुद्दा यह है कि पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और खुद विश्वविद्यालयों जैसे शैक्षणिक संस्थानों की व्यवसायिकता को किस तरह से इतना नुकसान पहुंचाया गया है। तो कहने का मतलब है कि केवल नीट की परीक्षा जो लीक हो गई उस पर एक सशक्त कदम उठाया जाना चाहिए था। यह पूरी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए थी और पुनः परीक्षा कराई जानी चाहिए थी। ये सब क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री ने क्यों चुप्पी साफ रखा है? मतलब परीक्षा के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें युवाओं से करते थे, छात्रों से करते थे, और जब नीट की परीक्षा लीक हो गई तो पूरी तरह चुप्पी साध लिया है आपने। क्या नैतिकता है प्रधानमंत्री की? क्या नैतिकता है नरेंद्र मोदी की? इसी के साथ अल्पसंख्यक मुद्दे पर सोनिया गांधी ने लिखा है, भारत के अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और धमकी का अभियान एक बार फिर तेज हो गया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बुलडोजर फिर से अल्पसंख्यकों के घरों को महज आरोपों के आधार पर ध्वस्त कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण लखनऊ का अकबर नगर है। उचित प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं और सामूहिक दंड दे रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों पर जो सांप्रदायिक गाली गलौज और सरासर झूठ बोला, उसे देखते हुए यह सब आश्चर्यजनक नहीं है। उन्होंने इस पर डर से भड़काऊ बयानबाजी की कि चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, जिससे उनके पद की गरिमा और मर्यादा का पूरी तरह अनादर होता है। फरवरी 2022 पर सोनिया गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा और उनके सहयोगियों को पूर्ण बहुमत मिली थी, लेकिन 15 महीनों के अंदर ही वहां पर हिंसा चालू हो गई, जो आज तक चल रही है। उस हिंसा पर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सके हैं, आज भी चुप्पी साधे हुए हैं। वहां भी उन्होंने लोकसभा में एक सीट प्राप्त किया है, लेकिन चुपचाप बैठे हैं। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इन सबसे संवेदनशील राज्य में सामाजिक सद्भाव बिखर गया है। फिर भी प्रधानमंत्री के पास ना तो राज्य का दौरा करने का समय है और ना ही इच्छा, ना ही वे इसके राजनीतिक नेताओं से मिलने की इच्छा रखते हैं। इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि उनकी पार्टी ने वहां दोनों लोकसभा सीटें खो दी हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मणिपुर के विविध समाज को घेरने वाले संकट से निपटने में उनकी कोई असंवेदनशील भूमिका पर इसका कोई असर पड़ा हो। मतलब साफ है दोस्तों कि सरकार वहां बीजेपी की थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और उसके बाद ही 15 महीने के अंदर मणिपुर में हिंसा हो गई।
प्रधानमंत्री को उस पर कुछ बोलना चाहिए था, कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, मणिपुर जाना चाहिए था। अच्छा, मणिपुर आप नहीं जा सकते थे, तो मणिपुर के जो राजनैतिक नेता थे उनको अपने पास बुलाते, समाधान खोजते। उस पर भी प्रधानमंत्री कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से अपनी चुप्पी साधे रखे हैं। कब चुप्पी तोड़ेंगे नरेंद्र मोदी, कब चुप्पी तोड़ेंगे प्रधानमंत्री, कब चुप्पी तोड़ेंगे गृह मंत्री, ये कौन बताएगा? कैसे युवाओं को समझ में आएगा, कैसे मणिपुर को समझ में आएगा? इस पर जवाब देना होगा। और इस बार जो विपक्ष सशक्त है वो लोकसभा में इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के रहेगा। अपने आखिरी लेख के आखिरी पैरा में सोनिया गांधी ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने 40 दिनों से ज्यादा समय तक चलाए गए अभियान से खुद को कमतर कर लिया। उनके शब्दों ने हमारे सामाजिक ताने बाने और उसकी गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिस पर उन्हें गर्व है। उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि 400 से ज्यादा संसदीय सीटों के लिए उनके आह्वान को अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे करोड़ों लोगों ने, जिनमें से वे सबका साथ सबका विकास वादा करते हैं, एक शक्तिशाली संदेश दिया है कि वह अब बहुमत खो चुके हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जो प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे थे वो 240 पर आकर सिमट गए। तो देश ने उन्हें क्या संदेश दिया? देश ने संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने में बदलाव लाइए, देश के साथ चलिए, युवाओं को साथ चलिए, युवाओं को छलिए नहीं, नौजवानों को छलिए नहीं। और जो ये छल रहे हैं, परीक्षा में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और जब नीट की परीक्षा लीक हो गई है तो उस पर भी आपको कुछ बोलना चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन आप एकदम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। ये सही है कि कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उन गिरफ्तारियों से मलहम तो नहीं लगेगा। देश के सैकड़ों, हजारों, लाखों नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया है और आप अभी चुप्पी साधे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, चुप नहीं रहे हैं। विपक्ष की आवाज को आपको प्रतिबंधित करना होगा। यह कहना सोनिया गांधी का है। भारत के ब्लॉक दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे टकराव वाला रवैया नहीं चाहते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सहयोग की पेशकश भी कर दी है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि वे संसद में उत्पादक होने और उसकी कार्यवाही में संचालन निष्पक्ष ढंग से चाहते हैं। सोनिया गांधी लिखती हैं, हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। शुरुआती सबूत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम विपक्ष में संसद में संतुलन और उत्पादकता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे लिखती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन लाखों लोगों की आवाज सुनी जाए जिन्होंने हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा के अंदर भेजा है, और उनकी चिंताओं को उठाया और संबोधित किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष आगे आएगा ताकि हम अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को पूरा कर सकें। आज जैसे ही ये लेख हिंदू ने प्रकाशित किया, पूरे देश में भूचाल आ गया है। सत्ता पक्ष बोल नहीं पा रहा है, बयान नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, अब लोकसभा में यह विपक्ष 2000 पहले और 2019 के पहले वाला नहीं रह गया। ये 2024 का विपक्ष है, सशक्त है, मजबूत है। और आज लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आके खड़े हो गए हैं, शैडो प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, 2024 में 24 घंटे अलर्ट रहने वाले राहुल गांधी आईना दिखा देंगे प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, प्रधानमंत्री को अपने रुख में बदलाव लाना पड़ेगा। क्यों? कि एक एक उनके शब्द पे राहुल गांधी जवाब देने के लिए सशक्त हैं। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के 37 विधायक पहुंच चुके हैं लोकसभा में, जो किसी भी वक्त प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो कांग्रेस और गठबंधन इतना मजबूत होकर उभरा है इस वक्त लोकसभा में कि प्रधानमंत्री की चूलें हिल गई हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री इसलिए भी परेशान है कि बैसाखी पे टिके हुए हैं। बैसाखी पे एक तरफ तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू उन पर दबाव बनाए रहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव बनाए रखते हैं, और आज भी दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार एक दिन पहले यानी कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री तो एटीएम हो गए हैं। अब जब तक वो एटीएम से धन उगलते रहेंगे आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए, तब तक तो सरकार चलेगी, और नहीं उगलेंगे, नहीं देंगे एटीएम से पैसे, तो सरकार नहीं चलेगी। नीतीश कुमार इस बात से भी नाराज हैं कि जैसा विभाग वो चाहते थे उनके मंत्रियों को वैसे विभाग नहीं मिले हैं, और न उतने मंत्री उनको मिले हैं, तो गुस्से में तो ही हैं। और वो चाहते हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव अगले होने वाले तमाम विधानसभा चुनावों के साथ करा दिया जाए। प्रधानमंत्री इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तैयार होते हैं, ये तो तय है कि चाचा पलटू राम किसी वक्त पलट सकते हैं और वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। ये बड़ा संशय है कि 5 साल ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, और चलेगी तो कैसे चलेगी दोस्तों? पूरे देश को सोचने की जरूरत है। और अगर ये सरकार गिरी तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन विपक्ष में मजबूत तो ही है इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री को चारों तरफ से घेर रही है। और देखना दोस्तों ये है कि जब सोमवार को लोकसभा शुरू होगी तो विपक्ष कितना आक्रामक होगा, और उनकी आक्रामकता का जवाब प्रधानमंत्री मोदी सरकार कैसे देगी, उनके मंत्री कैसे सरकार जवाब देंगे, कैसे लोकसभा में और कोई बिल पास करा पाएंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, देश के लोगों को सोचना होगा। अब नरेंद्र मोदी विश्वास तो खो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको अकल नहीं आ रही है, अभी भी उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, अभी भी तानाशाही बरत रहे हैं। अगर उन्होंने प्रमुख विभाग अपने सहयोगी दलों को दे दिया होता तो यह लगता कि उनकी मानसिकता बदल चुकी है, लेकिन सारे मलाईदार विभाग उन्होंने भाजपा के मंत्रियों को देकर के ये साबित कर दिया है कि वो अपने सहयोगियों को वो तवज्जो नहीं देना चाहते हैं जो उन्हें देना चाहिए। आज दोस्तों बस इतना ही, अगले मुद्दे पर फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।